गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना ग्रामर का एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि नरेशन होता क्या है और इसको बनाने के क्या तरीके होते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए बेटा, नरेशन जो होता है, नरेशन का मतलब होता है कि ये नरेशन शब्द जो बेटा बना, ये नरेट शब्द से बना, ठीक है। तो नरेट का जो मतलब होता है वो होता है कहना, मतलब वक्ता जब अपनी बात को कहता है उसी को हम मतलब नरेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसमें उसके कहने के दो तरीके होते हैं, या तो वो डायरेक्ट जो जब उसकी बातों को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब थोड़ा सा उसमें बदलाव करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब उसकी बातों को ज्यों का त्यों हम नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ उसके हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाता है और उसके प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यदि आप यहाँ देखेंगे, देखो अभी इसको सिर्फ आप यहाँ हल्का सा समझिए, बाकी हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। आज का हमारा जो मेन रहेगा कि नरेशन बनाते समय बेटा जितने भी रूल्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, इसमें एक पहला क्वेश्चन लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। तो उसने मुझसे कहा मैं आपका दोस्त हूँ, यहाँ देखो जैसा उसने कहा वैसे ही लिख दिया। और हमेशा बेटा जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको लिखने का ही तरीका होता है, यहाँ पे उसने मुझसे कहा आपका कामा लग जाता है और यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको लिखा जाता है। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो ये इन्वर्टेड कामा में बेटा जो लिखा गया, इस पूरी बात को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अभी आगे इसको बताया जाएगा, मतलब वक्ता के द्वारा जो कही हुई बात होती है बेटा उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो बेटा एक्चुअली ये जो वर्ब होता है इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको अभी हम आगे देखेंगे। अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो हमने इनडायरेक्ट में क्या किया, देखो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में सेड टू को हमने क्या बना दिया, टोल्ड बना दिया, ठीक है, टोल्ड बना दिया। इसी में जो हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वक्ता की बात को थोड़ा सा मतलब बदल कर लिखा जाता है, तो उसी को थोड़ा हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ देखो कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा क्या लग गया, दैट लग गया, थोड़ा सा बदलाव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, आई की जगह हमने ही कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव हो गया। अब यहाँ देखिए वाज की जगह पे हमने क्या कर दिया, सॉरी एम की जगह हमने क्या कर दिया, वाज कर दिया, तो थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया। और यहाँ देखिए हमने योर की जगह पे हमने क्या कर दिया, माई लिख दिया, ठीक है। तो यही सब होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट में क्या होता है, हम वक्ता की बात को जैसे का तैसे लिख देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा मतलब बदलाव करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सिर्फ हम नरेशन के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा बोरिंग भी हो, क्योंकि ये फैक्चुअल है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। देखिए, नरेशन करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि बेटा जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा होता है उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मतलब किस टाइप का बदलाव किया जाएगा और कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा सेड की जगह या से की जगह, ठीक है। तो पहले ये इंपॉर्टेंट देखना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते कितने हैं। आपने पढ़ा होगा एक होता असर्टिव सेंटेंस, तो ये पहचानना जरूरी है आपको। सबसे आसान तरीका, जिस वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप, तो उसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और थोड़ा सा एक और चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि असर्टिव में होता है क्या बेटा, असर्टिव वैसे दो भागों में बटा होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे, चाहे कोई भी टेंस होगा, सबका एक ही तरीका होता है, सब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, या कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी जगह अन्य शब्द भी आ सकते हैं। और एक बेटा निगेटिव होता है। ये एक आप समझिए यही तरीका होता है लिखने का। असर्टिव जितने भी होते हैं, अगर असर्टिव में अगर हम निगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट की जगह कोई अन्य शब्द भी हो सकते हैं। अब देखिए ये बेटा आपको पहचान, सबसे पहले जब भी हम नरेशन बनाएंगे तो हमें ये पहचानना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस में लिखा है। क्या वो आपका
असर्टिव सेंटेंस है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि एम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये सब बेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट हम समझेंगे कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसको बेटा पहचानना बहुत ही आसान है, इसको पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इन सारे सेंटेंस के पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क वर्ड का यूज़ किया, ये क्वेश्चन मार्क जो साइन होता है बेटा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बेटा जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक। देखो इसमें होता है असर्टिव और बेटा इंटेरोगेटिव, बस इतना ही अंतर होता है कि यहाँ का असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। बाकी सारा का सारा वही रूल चलता है। और यहाँ पे एक और तरीका होता है, और कभी एक जनरल चीज़ आप समझ लीजिए, यदि कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उस वाक्य की शुरुआत हम ऐसे बोलते हैं क्या, क्या करके माना जाता है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो लिख रहा है, क्या वो सो रहा है, इस टाइप से आता है। नेक्स्ट देखिए एक और प्रश्नवाचक वाक्य होता है, तो WH से स्टार्ट हो या हाउ से स्टार्ट हो। WH का मतलब होता है बेटा जैसे वाई, व्हेन, हु, वेयर, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद में बेटा हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना नरेशन को अच्छे से करने से पहले, क्योंकि जब भी हम नरेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि आपका बेटा जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच क्या, जो इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है उसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो किस सेंटेंस में लिखा हुआ है, उसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं और अपना नियम लागू करते हैं। देखिए बेटा अगला है आपका, अगला सेंटेंस है एम्परेटिव सेंटेंस। आपने पढ़ा भी होगा एम्परेटिव सेंटेंस मतलब ये जिसको हम आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी बेटा सबसे आसान पहचान होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ड्स रहेगा। अगर हम इसका कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ जैसे गो देयर, ठीक, गो देयर, गो देयर वहाँ जाइए, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कम हेयर, है ना, यहाँ आइए। और जैसे लिख सकते हैं वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। एक लिख दिया कि वहाँ मत जाओ, तो यहाँ मत का सेंस बनता है। और लिख दिया कि कभी धूम्रपान मत करो, और कभी नहीं को नेवर बोल देते हैं, नेवर स्मोक, कभी धूम्रपान मत करो। या कभी मत जाओ तो नेवर गो, वहाँ कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। और एक होता है प्लीज़ या काइंडली, कृपया का सेंस होता है बेटा, कृपया मेरी मदद करो, तो हम लिख सकते हैं प्लीज, प्लीज या काइंडली। ये सारे सब बेटा लास्ट में भी आ सकते हैं सेंटेंस के, प्लीज या काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए या करो। साधारणतः बेटा होता क्या है, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ये ज़्यादातर ओ की मात्रा से ख़त्म होती है, जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ या जाइए, ऐसे भी ख़त्म होता है, जाइए या जाओ, लिखो या लिखिए, ठीक है। यहाँ देखो कम हेयर, यहाँ आइए, या कह सकते हैं यहाँ आइए, यहाँ आओ या यहाँ आइए। ये लिखा है गो देयर, वहाँ जाओ या वहाँ जाइए, ठीक। ये लिखा है कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ या वहाँ मत जाइए। नेवर स्मोक, कभी धूम्रपान मत करो या कभी धूम्रपान मत कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो या कृपया मेरी मदद कीजिए। इस टाइप से ये वाक्य बेटा ख़त्म होता है। और आप ये ध्यान देना, जितने बेटा दो ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ
फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस जो हमने सबसे पहले किया था, और एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस जो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। सिर्फ 2 ही सेंटेंस होते हैं जो फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। अगला देखिए, एक सेंटेंस होता है बेटा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको इच्छा सूचक वाक्य भी बोल देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डीप में बाद में देखेंगे, बस आप इसका स्ट्रक्चर समझिए बेटा। स्ट्रक्चर हमेशा ये में से स्टार्ट होता है, ठीक है। में रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हमेशा, ऑब्जेक्ट रहेगा या तो अदर वर्ड्स रहेगा। ऐसे वाले वाक्य को हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे। और ये जो बेटा आपका एक सेंटेंस और है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम बाद में जानेंगे, क्योंकि इसको अभी बताएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ इन चारों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब इसकी बारी आएगी तब वहाँ पर हम इसको थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव पे हो चुका है, ऑप्टेटिव आपका देखिए नेक्स्ट है बेटा। हाँ, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप देखिए। जैसे लिखा है ही सेड टू मी, जैसे लिखा है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, ये जो सेड लिखा है ये यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और जो ये लिखा है आई एम योर फ्रेंड, जो इन्वर्टेड कामा में लिखा है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। मतलब वक्ता ने जो बात कही है ना, वक्ता ने जो बात कही है उसकी कही हुई बात को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर वक्ता है कौन है, वक्ता यहाँ पे ही है, इसने जो बात कही है उसको यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और अब ध्यान देना, हम लोग नरेशन बनाते समय पहले हम रिपोर्टेड स्पीच का ही वाक्य को ध्यान देते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। देखिए एक रूल है बेटा, अब यहाँ पे जितने भी रूल हैं ये आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। यदि आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बेटा ये, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये, ठीक है। यदि ये आपका पास्ट टेंस में होगा तभी आपका, यदि डायरेक्ट वाले वाक्य में यदि इज लिखा है, आर लिखा है, एम लिखा है, तभी हम उसको वाज या वर में बदलते हैं। यदि आपका हैज लिखा है, हैव लिखा है, तभी हम उसको हैड में चेंज करते हैं। और यदि आपका वाज लिखा है, वर लिखा है, तब उसको हैड बीन में चेंज करते हैं। ये बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कैन लिखा है तो कैन बदल जाता है बेटा कुड में चेंज हो जाता है माइट में, विल बदल जाता है उड में, और शैल बदल जाता है शुड में। और ये चीज़ ध्यान देना आप कि अगर हैड लिखा होगा तो हैड को हम चेंज नहीं करते हैं, हैड को चेंज नहीं करते हैं। यदि कुड, माइट, वुड, शुड, ये समझिए कि पहले ही बदल चुके हैं। जैसे कैन को हमने कुड में बदल दिया, मे को माइट में बदल दिया, विल को उड में बदल दिया, शैल को शुड में बदल दिया। इसीलिए ऐसा आप याद कर सकते हैं कि कुड, माइट, वुड, शुड को हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये बेटा तभी बदले जाते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब बेटा आपका पास्ट टेंस में होगा, तभी हम ये जो रूल है मैं बता रहा हूँ तभी ये आपका लागू होता है। अन्यथा की स्थिति में अगर ये दूसरे टेंस में होगा तो ये लागू नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ठीक है बेटा। और देखिए, और थोड़ा सा आपको और याद करना पड़ेगा। जो बेटा दिस होता है, दिस को हम बदलते हैं दैट में, दीज को बदलते हैं दोज में, ठीक है। जैसे दिस का मतलब क्या, यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, नाउ बदल जाता है देन में,
है ना, अब तब, दस, अतः, सो, ठीक है। और टुडे बदल जाता है दैट डे में, येस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, ये बेटा याद ही करना पड़ेगा, येस्टरडे को हम चेंज करते हैं प्रीवियस डे में। और बेटा हम टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे। देखो येस्टरडे का मतलब है बीता हुआ दिन, ठीक, और प्रीवियस का मतलब भी होता है बीता हुआ, इसलिए उसको बदल दिया आपको द प्रीवियस डे में। टुमारो का मतलब होता है आगे आने वाला दिन, तो नेक्स्ट डे बोल दिया, या नेक्स्ट डे बोलते हैं या कहते हैं फॉलोइंग डे, दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। टुनाइट का मतलब होता है आज रात, फिर बदल जाएगा दैट नाइट, उस रात, ठीक है। और जब भी लास्ट लिखा होगा, कभी भी अगर बेटा आपको डायरेक्ट में अगर लास्ट लिखा मिल जाए तो लास्ट को हम बदलते हैं द प्रीवियस में, मतलब लास्ट मतलब जैसे पीछे वाली चीज़ तो उसको प्रीवियस बोलते हैं, ठीक, प्रीवियस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट मतलब अगला आने वाला, तो नेक्स्ट को बदल देते हैं फॉलोइंग में, ठीक है। और हम लोग एगो को बदल देते हैं बिफोर में, ठीक है। और हम लोग हैंस को बदल देते हैं देंस में। देखिए बेटा इसमें और कोई विशेष कुछ चीज़ है नहीं, इसमें सिर्फ आपको सारी चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप इन सबको याद करेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दिस का बेटा इनडायरेक्ट में बनेगा दैट, और दीज का बनता है दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का मतलब जैसे आज का दिन, दैट डे मतलब उस दिन, ठीक है। येस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, और द प्रीवियस डे का मतलब भी बीता हुआ दिन के सेंस में रहता है। टुमारो आने वाला दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। टुनाइट बदल जाता है बेटा आज की रात, तो ये बदल जाएगा दैट नाइट, उस रात, ठीक है। लास्ट हमेशा जब भी लिखा रहेगा द प्रीवियस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट को हमेशा हम द फॉलोइंग में चेंज करेंगे, और एगो को हमेशा हम बिफोर में चेंज करेंगे, ठीक है। एगो का मतलब बेटा होता है जैसे पूर्व, बहुत समय पहले, और बिफोर का मतलब भी उसी सेंस में होता है। हैंस मतलब हैंस बदल जाता है बेटा देंस में, है ना। जैसे आप कह सकते हो इस कारण से, यहाँ बन जाता है उस कारण से, ठीक है। यही बेटा इसका मतलब होता है। और इस देखिए बेटा अब हम लोग को थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम लोग अच्छे से, मतलब हमारा जो ये जितने प्रोनाउन होता है इसमें हम लोग उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से जब भी हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारा वहाँ पे जो प्रोनाउन होता है बेटा, स्पेशली जो हमारा प्रोनाउन होता है ये फर्स्ट पर्सन वाला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन वाला जो भी होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, ये हमेशा चेंज किया जाता है, ठीक है। देखिए तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। इन सब के बारे में बेटा मैं आपको, जो मेरा एक ट्रांसलेशन का लेक्चर है उसके अंतर्गत मैं आपको सारा चीज़ बता चुका हूँ कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, बस इस्तेमाल करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। आप अगर ये ना समझ में आए तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें मैं ट्रांसलेशन के बारे में समझाया, उसके अंतर्गत इसको मैं अच्छे से उसको मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए सब्जेक्टिव केस होता है बेटा जब हम ये जितनी प्रोनाउन होते हैं जब हम उसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस वाली लाइन को जब हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आई, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। आई बेटा, आई का जो पॉजेसिव केस होता है वो माई होता है, और जो वास्तव में ये माई वाली जो लाइन है बेटा इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और इस वाली लाइन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक। तो अब याद रखना कि आई का जो पॉजेसिव केस होता है माई होता है, और यहाँ पे इसका पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका मी बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ बनता है, ठीक। और जो बेटा वी होता है, वी का बनता है आर, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है वो आर्स होता है, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस इसका अस होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव वाला
आर सेल्स होता है, ठीक। जो यू बेटा होता है सेकंड पर्सन, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा आई और वी बेटा फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि जब तक आप ये पर्सन नहीं याद करेंगे तब तक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए यू का बेटा, यू सेकंड पर्सन होता है। और जैसे आप एक याद करने का तरीका देखिए, आई, जब हम आई बोलते हैं किससे बोलता हूँ, मैं, जब मैं बोलता हूँ तो मैं अपने ऊपर हाथ रखता हूँ, जब अपने ऊपर हाथ रखता हूँ इसका मतलब मैं खुद अपने आप को तो फर्स्ट पर्सन हूँ। और जब हम लोग भी, जैसे 2-3 लोग खड़े होते हैं तो हम अपने ऊपर ही हाथ रख के बोलते हैं कि हम लोग, ठीक। जब हम अपने ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारा वो फर्स्ट पर्सन बन जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और जो यू होता है बेटा, जब हम दूसरे के ऊपर उंगली रखते हैं, अपने बगल में कहते हैं तुम, तो वो आपका सेकंड पर्सन बन जाता है। और जो हमसे दूर होता है, ठीक, जो हमारी मतलब जो हमसे काफ़ी दूर खड़ा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम जैसे किसी, है ना, हम जैसे बोलते हैं वे लोग, है ना, वह, और जैसे लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, है ना। जो थर्ड पर्सन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अलावा कोई दूर कहीं खड़ा है तो थर्ड पर्सन है ना। तो उसको, तो जो थर्ड पर्सन ये दे होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यू का मैं बता रहा था, यू का बेटा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो योर बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स बनता है, ऑब्जेक्टिव केस यू बनता है, और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन या जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है बेटा वो या तो योर सेल्फ बनता है या तो योर सेल्फ्स बनता है। क्यों? जब योर मतलब जब यू आपका सिंगुलर में रहता है ना, जैसे बोल दिया कि सिर्फ तुम, जैसे तुम, तो वहाँ पे योर सेल्फ, जैसे बोले तुम अपना काम स्वयं करो, है ना, तो तुम अकेले हो गए तो उसके लिए योर सेल्फ हो गया। लेकिन जब बोलेंगे तुम लोग अपना काम खुद करो, है ना, तो खुद, वहाँ पे तुम लोग हो गए तो तुम लोग का जो खुद बनेगा वो योर सेल्फ बनेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा हो गया। ये सारी चीज़ें बेटा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दे का बेटा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो देयर बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स बनता है, और ऑब्जेक्टिव केस उसका देम होता है, और रिफ्लेक्सिव वाला या एम्फेटिक वाला देम सेल्फ्स होता है। और यह भी याद रखना कि बेटा यहाँ पे जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ का जो प्लूरल कैसे बनता है, जिस शब्द के लास्ट में एफ होता है उसका प्लूरल हम बनाते हैं उसको VES कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे, जैसे यू हो गया, ठीक है, आपका दे हो गया और वी हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल है बेटा, ये सब आपका प्लूरल है, तो इसीलिए इनके पीछे VES लग रहा है, ठीक है, एफ की जगह पे। जैसे दे का बता दिया ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, और दे का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो देम सेल्फ बनेगा। ही का बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम रहेगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका हिमसेल्फ रहेगा। शी का हर बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स बनता है, और ऑब्जेक्टिव केस में इसका हर बनेगा शी का, और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ बनेगा। इट का बेटा इट्स बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस का नहीं बनता है, और ऑब्जेक्टिव केस इसका इट रहेगा, और रिफ्लेक्सिव वाला बेटा इसका इट सेल्फ रहेगा। तो आप ये ध्यान देना बेटा, अगर आपका ये सब्जेक्टिव, ये प्रोनाउन जो है इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव, अगर ये जब तक नहीं याद रहेगा तब तक ना तो आपका अच्छे से नरेशन बन पाएगा, ना आपका अच्छे से ट्रांसलेशन बन पाएगा, ना आपका एक्टिव पैसिव बन पाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है। यदि आपको इनका सबका प्रयोग बेटा नहीं मालूम है, यदि आपको इसका प्रयोग नहीं मालूम है, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, कैसे पॉजेसिव का किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव का करते हैं और कैसे रिफ्लेक्सिव का करते हैं, तो आप मेरा ट्रांसलेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यदि आप उसको देखेंगे तो आपका जो बेटा सारा डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो आज की क्लास बेटा जितना भी जो रूल्स था मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। यदि इन सारे रूल्स को यदि आप याद कर लेंगे और इसको जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा और आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ में बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और इसके जो क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं आपने नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, और उसके अंदर हम लोग इन सारे रूल्स को अप्लाई करके अपने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो इसी के साथ बेटा मैं आज का जो लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का जो भी मैंने आपको आज जो मैंने बताया है जो रूल्स, वो आपको समझ में आया होगा।
और आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ बेटा मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।